जय हिंद साथियों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइन रेस मॉक टेस्ट 508। ठीक है, तो इसे आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इधर, तो पहला क्वेश्चन है, अ कंटेनर ऑफ 64 लीटर वाज फुल ऑफ मिल्क, 16 लीटर मिल्क ड्रान ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 times मोर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर नाउ। देखिए एक कंटेनर है जो कि 64 लीटर मिल्क से भरा हुआ है, उसमें से 16 लीटर मिल्क निकाला गया और उसकी जगह पर फिर उतना ही पानी जो है वो डाल दिया गया। ये प्रोसेस 2 बार और किया गया। तो पहली बार जब ये प्रोसेस किया गया तो पहली बार जो 16 लीटर इससे बाहर निकलेगा वो क्या होगा, वो मिल्क होगा। लेकिन जब दूसरी बार इससे 16 लीटर बाहर निकलेगा तो वो मिक्सचर होगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें 16 लीटर पानी ऑलरेडी आ चुका है। फिर जब थर्ड टाइम जब हम इसमें से 16 लीटर निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी मिक्सचर होगा। ठीक है, तो आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इधर। देखिए जो भी जिससे भी हमने रिप्लेस किया, जैसे हमने इसको रिप्लेस किया है वाटर से, तो इससे जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास यानी कि जो मिल्क है उसे हम लेकर चलेंगे। और यहां पर इसके लिए एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या है, जो लेफ्ट मिल्क है, लेफ्ट मिल्क, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे और ये किसके बराबर होता है, इनिशियल मिल्क। इनिशियल मिल्क कितना था, 64 लीटर। क्लियर है। इसके बाद इसमें से जब 16 लीटर निकला तो कितना बच गया, 48 लीटर बच गया। देखिए 64 में से 16 लीटर निकलने का मतलब है कि 1/4 पार्ट जो है वो निकल चुका है। अगर 1/4 हिस्सा निकल चुका है तो बचा कितना, 3/4 हिस्सा बच गया। तो इसका 3/4 हिस्सा जो है वो बच गया है। फिर प्रोसेस 2 बार और किया गया तो दूसरी बार फिर 3/4 बचेगा, तीसरी बार फिर से 3/4 बचेगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर ये जो 64 है इससे 64 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 27 लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आया है, ये लेफ्ट मिल्क आया है। मतलब जो बाद में अब इसमें दूध है वो आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाद में इसमें पानी कितना है तो टोटल कितना है 64, उसमें से 27 आप घटा दें तो कितना आ जाएगा, 37 लीटर आ जाएगा। तो उतना उसमें क्या है, वाटर है। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 15। इफ द एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। देखिए ये जो 35 स्टूडेंट हैं इनकी जो एवरेज है ये हमें गिवन है 15। अगर टीचर को भी इंक्लूड कर लें तो ये 36 हो गए। और अब जो एवरेज है उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाता है यानी कि 16 हो जाती है। क्लियर है। अगर यहां पर सेम वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ है या फिर सेम वैल्यू का डिक्रीमेंट हुआ है तो उस केस में आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 51 आ जाएगा। या फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये भी कितना आएगा, ये भी 51 आ जाएगा। तो वो जो टीचर इंक्लूड किया गया है उसकी जो एज है वो आ चुकी है 51 ईयर्स। ये टीचर की एज आ चुकी है। या तो इन दोनों को ऐड कर दो या इन दोनों को ऐड कर लो। क्लियर है। ऐसा आप सिर्फ तभी करेंगे जब यहां पर या तो सेम इंक्रीमेंट हुआ या सेम डिक्रीमेंट। जैसे यहां पर एक का इंक्रीमेंट, इधर भी एक का इंक्रीमेंट, इधर एक का डिक्रीमेंट होता, इधर भी एक का डिक्रीमेंट। अगर सेम होता तब हम ऐसा करेंगे। 51 ईयर्स हमारे पास टीचर की एज आ चुकी है। इसके बाद हमें गिवन है, फर्दरमोर इफ द एवरेज एज ऑफ द टीचर्स फैमिली हैविंग ए वाइफ एंड सन इज 40 ईयर्स। देखिए जो टीचर है इसकी जो फैमिली की एवरेज एज है, इसकी फैमिली में इसकी जो पत्नी है, इसका जो बेटा है, यानी कि इन तीनों की जो एवरेज एज है वो हमें गिवन है 40 ईयर्स। तो इन तीनों का जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 गुना 40 यानी कि 120 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इस 120 में से अगर हम 120 में से 51 घटा दें तो बाकी जो बच गया 69, ये क्या है, ये इसके बेटे और इसकी पत्नी की एज का सम है। क्लियर है। अब हमें क्या गिवन है, सन्स एज इज 80% लेस देन हिज मदर्स एज। अब वो जो बेटा है इसका, उसकी जो एज है वो उसकी माता के एज से 80% कम है। 80% कम का मतलब है कि अगर उसकी एज 100 है तो इसकी 20 है। अब जब अगर हम 100 और 20 को देखें तो उसकी रेशो क्या आएगी, 1:5 आएगी। क्लियर है। इसका मतलब यहां से सन और जो मदर है, अगर ये 100 है तो ये 80% कम यानी कि ये 20 है, यानी कि 1:5 में होंगे। अब आपको क्या बताना है अभी, एज ऑफ टीचर्स वाइफ, यानी कि इसकी हमें जो एज है ये कैलकुलेट करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू। तो कैसे होगा, 69 को जब आप इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 1 और 5 6 और मल्टीप्लाई किससे, 5 से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे अगर हम सोल्व कर लेते हैं कितना आएगा, देखिए यहां से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 पंजे 23 पंजे 115 और 115/2 अगर हम करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 से 14 और 0.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।
क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं भी। देखिए इधर सभी ध्यान से, क्वेश्चन है ए, बी और सी ने 1,000, 4,000 और 5,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया और वर्ष के अंत में उन्होंने देखा कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी शुरुआत में उसका 20% लॉस हो गया। देखिए ए, बी और सी ने, इसने 1,000 रुपए लगाए थे, इसने 4,000 रुपए लगाए थे और इसने 5,000 लगाए थे। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये कितनी है, इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 10,000 है। ठीक है, अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस कितना हो गया था, 20%, तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 2,000। आपको क्या बताना है कि बी का लॉस कितना है, तो जिस रेशो में इन्होंने पैसा लगाया था उसी रेशो में, चाहे प्रॉफिट हो वो भी उसी रेशो में बटेगा और चाहे लॉस हो वो भी उसी रेशो में बटेगा, अगर टाइम सेम है तो। अगर टाइम अलग अलग होता, सबने अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगा रखा होता, तो हम उससे मल्टीप्लाई करते और फिर जो वैल्यू आती है हम उस रेशो में बांटते। तो अभी तो हम इसी रेशो में बांट देंगे, तो यहाँ से जो रेशो आएगी ये कितनी आएगी, 1, 4 और 5 आ जाएगी। इस रेशो में अगर हम बांटें, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 2,000 रुपए का लॉस हुआ है, 2,000 रुपए बांटने हैं, इनको ऐड करेंगे तो 10 आएगा और गुना में अगर हम 4 कर दें तो कितना आ गया बी है, 800 रुपए का जो है लॉस हो चुका है बी को। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,000 रुपए की धनराशि 15 महीनों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर निवेश की जाती है। 15 महीनों के अंत में 1 दशमलव स्थान तक प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक है, तो देखिए भी यहां पर टाइम जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है 15 मंथ्स, 15 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 10% पर एनम, 10% वार्षिक, और ये हमें हाफ ईयरली में दे रखा है। हाफ ईयरली में आप जानती हैं भी, हाफ ईयरली में क्या होता है, टाइम जो है वो दोगुना हो जाता है, रेट जो है वो हाफ हो जाती है। तो अगर हम रेट को हाफ कर दें तो रेट कितनी हो जाएगी, ये तो 5% हो जाएगी। क्लियर है? ये हाफ ईयरली के हिसाब से कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, 5% पर हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो यहां पर है 15 महीने। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हाफ ईयरली में टाइम जो है वो दोगुना हो जाता है, लेकिन दोगुना कब होता है, जब हमारे पास टाइम ईयर्स में दे रखा होता है, ये हमें मंथ्स में दे रखा है। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने, तो 15 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 6 महीने और 6 महीने 12 महीने, तो ये हो गए, तो 2 बार तो ये, और उसके बाद कितना आएगा उसका हाफ, यानी कि 2.5 हाफ ईयरली हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले इसे ईयर्स में बदल लें तो 15/12 हो जाएगा और फिर आप उसका दोगुना कर दें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 हाफ ईयरली, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको यहां से क्या करना है, इसे आपको बताना है कि एक सिंगल वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना है और यहां से बताना है कि इसमें कितने परसेंट का गेन होगा। ठीक है, तो देखिए इधर सभी, देखिए अगर हम यहां पर सक्सेसिव लगा दें तो 5%, 2 साल के 2 हाफ ईयरली के हिसाब से अगर हम सोल्व करें तो 5% प्लस 5% प्लस 5 इंटू 5 और डिवाइड बाय 100, तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 10 और 25 यानी कि 10.25%, तो ये आ गया। क्लियर है? अब आगे कंप्लीट हाफ ईयरली नहीं है, 0.5 है उसका, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, उसके इसमें 2.5% हो जाएगी। तो अब एक तो ये वैल्यू हो गई और दूसरी वैल्यू क्या होगी, 2.5 प्लस में 2.5 और प्लस में 10.25 और मल्टीप्लाई विद 2.5 और डिवाइड बाय 100। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और कितना आएगा, देखिए 10 और 12.75, तो ये आ गया, और प्लस में इधर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 25 पंजे 125, कितना बच गया अभी, 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 और 25 एकम 25। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई और यहां पर पॉइंट। ठीक है, अब जब आप इसे ऐड करोगे, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है, तो इसमें जब आप ऐड करेंगे 0.256, तो इसे ऐड करने पर ये जो वैल्यू आएगी ये 13.0 आ जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी, ये बचे हुए काम को, ए और बी जो है ये दोनों मिलकर बचे हुए काम को 7 दिन में कर देते हैं यदि 37/100 काम पहले ही हो चुका है, यानी कि अगर टोटल काम जो है वो 100 है, उसमें से 37 जो है वो पहले ही हो चुका है। तो अगर 100 में से 37 जो है वो पहले ही हो चुका है तो कितना बच गया, 63 बच गया। यानी कि 63 को, इतने यूनिट काम को, इतने यूनिट वर्क को ये कितने दिन में कर रहे हैं भी मिलकर, 7 दिन में कर रहे हैं। ठीक है,
अगर 63 यूनिट को ये 7 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास इसकी इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 9 यूनिट वर्क पर डे। ये किसकी एफिशिएंसी है, ये ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है, ठीक है। इसके बाद द वर्क डन बाय ए इन 5 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाय बी इन 4 days। ए के द्वारा 5 दिनों में किया गया काम और बी के द्वारा 4 दिनों में किया गया काम ये आपस में बराबर है। यहां से अगर हम ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करें तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहां से ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 आ गई और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 5 आ गई। अब आपको क्या बताना है इसमें, देखिए हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। ठीक है, तो इनमें से जो तेज गति से काम करने वाला है वो उसे कितने समय में कर देगा ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए तेज गति से करने वाले का मतलब है कि जिसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो इसे कितने समय में कर देगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो बी की ज्यादा है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां से अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहां से कितनी आएगी 9 आएगी और हमने यहां पर देखा यहां पर भी 9 ही आया है। इसका मतलब यही हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि वो जो हमने टोटल वर्क माना है 100 वही एग्जैक्ट टोटल वर्क है। तो अब अगर हमें बी का टाइम कैलकुलेट करना है तो हमें 100 काम कराना है और ये एक दिन में 5 कर सकता है, तो कितने दिन में कर देगा 20 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा 20 डेज में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ए का कैलकुलेट करना है तो आप ए की एफिशिएंसी यानी कि 4 से भाग कर देंगे तो 100/4 यानी कि 25 दिन, वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन है यहां पर रेनू वॉज सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए विच वॉज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड हमें गिवन है, इसके अंदर ये बैठी हुई है। अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वॉज 3 times द लेंथ ऑफ ए क्रॉस्ड हर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 15 seconds। क्रॉस्ड हर, ये जरूर ध्यान रखना भी, ठीक है। वो जो दूसरी ट्रेन है वो इसको क्रॉस करके जाती है 15 सेकंड में। अगर हमें गिवन होता कि वो दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में क्रॉस कर जाती है तब तो जो डिस्टेंस कवर होती है वो दोनों की लेंथ का सम होता, लेकिन अभी वो सिर्फ इसको क्रॉस करके गई है तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर होगी वो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन बी के बराबर होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या केस होगा, भी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो दोनों की स्पीड का सम होगी। तो देखिए इधर रिलेटिव स्पीड आ गई 50 + 58। क्लियर है, इसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में है, अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में बदल दें तो हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतनी स्पीड से और 15 सेकंड लगी है। तो यहां पर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 108 को 8 से भाग करोगे 6 आया, 6 पंजे 30 और 30 से इसको करोगे तो 450 मीटर। ये हमारे पास जो आया है ये लेंथ ऑफ ट्रेन बी है। बी की लेंथ आई है, ये हमें क्या बताना है, हमें बताना है लेंथ ऑफ ए, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें गिवन था क्वेश्चन में कि जो बी की लेंथ है वो ए की लेंथ का 3 गुना है। तो अगर हम ए की लेंथ कैलकुलेट करें तो इसको 3 से भाग कर देते हैं, ए की लेंथ आ जाएगी। तो यहां से अगर हम लेंथ ऑफ ए कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगी, इसका 3 से भाग कर दें यानी कि 150 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू क्यू एट ए कांस्टेंट स्पीड if its speed were increased by 10 km/h then it would have been taken 1 hour lesser to cover the distance. It would have been taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km/h. The distance between the two cities is। देखिए भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इधर यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर जो ओरिजिनल स्पीड है उसे मान लेते हैं s, बाद में स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया था तो स्पीड कितनी हो जाएगी, s + 10 हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 10 आएगा। मल्टीप्लाई कर देना टाइम से। इस पहली स्टेटमेंट में जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 1 आवर, तो यहां पर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बराबर। इसके बाद हमें गिवन है कि अगर उसकी स्पीड को फिर से 10 km/h बढ़ा दें। देखिए हमें जो यहां पर वैल्यूज लिखनी होती है ये हमें ओरिजिनल स्पीड से कंपेयर करके लिखनी होती है। पहले हमने स्पीड को 10 बढ़ाया, अब फिर से 10 बढ़ा दिया, तो अगर हम यहां से कंपेयर करें तो यहां से तो 20 बढ़ गया ना। क्लियर है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे s × s + 20
क्लियर है, डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई। अगर हम टाइम की बात करें तो अब उसे और 45 मिनट कम लगती है, यानी कि पहले मान लेते हैं यहां पर यूजुअल टाइम है, पहले इससे 1 घंटा कम लग रहा था, अब और भी 45 मिनट कम लग रही है, तो यहां से कितना कम हो गया, यहां से कितना कम हो गया, ये 1 घंटा 45 मिनट कम हो गया। और 1 घंटा 45 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें आवर्स में, तो 45 मिनट को 45/60 यानी कि 3/4, और एक से ही 3/4 को आप 7/4 लिख सकते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 7/4 लिखेंगे। क्लियर है। इस तरीके से आपको ये सोल्व कर देना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8s + 80 बराबर 7s + 140। यहां से जब आप s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 140 - 80 यानी कि 60 km/h। ये हमारे पास इसकी यूजुअल स्पीड आ चुकी है। आपसे एग्जाम में इसकी यूजुअल स्पीड भी पूछी जा सकती है, अभी तो आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। तो ये ध्यान रखिए, ये जो दोनों आपने बराबर रखे हैं ना, ये डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो इनमें से किसी में भी आप वैल्यू रख दो, ठीक है, जो भी आपको बढ़िया लगे, तो किसी में भी आप वैल्यू रख दो। अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे तो यहां पर s की जगह पर हमें क्या रखना है, 60 गुना में 60 और 10 ये 70 आ गया, डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है। इस तरीके से आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस तरह का एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इज ट्रू या आर ट्रू, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, 1 + 1/2 को अगर आप सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, तो ये आ गया 3/2 गुना में 4/3 गुना में 5/4, ठीक है, गुना में इस तरीके से लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 999 और बटे 998, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा, अभी देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा अभी, 999 और बटे 2 बचेगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 चौके 8, 1 19 2 9 18, 1 19 2 9 18, 1 और 5, ठीक है, ये आ गई। अब ये पूछा गया कि ये जो है 497 से बड़ा है, ये बात तो बिल्कुल सही है, अभी ये 497 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये तो ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो देखिए, 14 और 5 19, 3/4 और 1/4, ये 1 आ गया, तो 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 में से अगर आप 2.5 को घटाओगे तो कितना आएगा, 17.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 1/2 तो इधर आ गया। इधर अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है, 11 और 12 23, 23 तो ये हो गया, और इधर ये कितना आ गया, 4/8, ठीक है, ये कितना आ गया, 4/8। तो यहां से आ गया हमारे पास 23 और 4/8 और माइनस में 7 और 1/4। ये जो 1/4 है इसे भी हम 2/8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 23 में से जब आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2/8 यानी कि 1/4, तो 16 1/4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये इससे बड़ा है, बिल्कुल सही है, भी ये भी इससे बड़ा है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट, कहां गया अभी ऑप्शन कहां है, आगे देखते हैं, नहीं यहां पर नहीं है, इसका मतलब इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो नहीं लिखा हुआ है, तो बोथ आर ट्रू, ठीक है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहां से। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 129 फैक्टोरियल। देखिए 129 फैक्टोरियल क्या है, 1 से लेकर 129 तक का प्रोडक्ट है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के केस में अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करनी है तो उस केस में आप सिर्फ 5 को चेक कर लें, क्योंकि जीरो बनती है 5 और 2 के पेयर से, जितने इन दोनों के पेयर बनेंगे उतनी ही जीरो बनेंगी। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के केस में 5 ही कम बार आएगा, और जो कम बार आएगा उतनी पेयर बनेंगे, उतनी ही जीरो बन जाएंगी, तो इसलिए हम सिर्फ 5 को चेक करेंगे। तो कैसे करना है, 129 को हम चेक कर लेते हैं, इसमें 5 कितनी बार है, तो 5 दूनी 10, कितना बच गया, 2 29, 5 पंजे 25, फिर 5 से करें, सिर्फ क्वोशंट लिखना है, सिर्फ भागफल लिखना है, ध्यान रखना, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से करें, 5 एकम 5। अब जब ये वैल्यू इससे छोटी आ गई तो इससे आगे भाग नहीं करना है, इन सभी को आप ऐड कर दें, ये कितना आ जाएगा 31, तो इसमें 31 ट्रेलिंग जीरो है। इसका मतलब है कि जब आप 1 से लेकर 129 तक के सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें लास्ट में 31 जीरो आएंगी, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ये हमें बताना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर
आप वैल्यूज ही पुट कर दें या तो ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ए को 1 रख दिया, बी को मान लीजिए मैंने 2 रख दिया, सी को मान लीजिए मैंने 3 रख दिया, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं जो भी आपको बढ़िया लगे। बस ये ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी 0/0 ना बने, इन्फिनिटी ना बने, ऑप्शन सेम ना हो जाए। तो ये 2-4 बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, कोई इनवैलिड स्टेटमेंट ना बन जाए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, पहले इसमें रख लेते हैं जो हमें सोल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पर रखें तो a इंटू बी अगर हम करेंगे तो 1 गुना 2, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और a माइनस बी करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। फिर प्लस में b इंटू सी करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और b माइनस सी करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। फिर प्लस में c इंटू ए करेंगे अगर तो 3 आ जाएगा, और c माइनस ए करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ गया आपका -2, यहाँ से -6 और यहाँ से +6, तो ये तो कैंसिल ही हो गया अभी। तो कितना आंसर आ गया? -2 आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन में, जिसमें -2 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं किसमें -2 आ सकता है। ठीक है, देखिए इधर एबीसी की ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किसमें जो है वो -2 आ सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर b माइनस ए यानी कि 2 - 1, यहाँ पर अगर रखें b माइनस सी यानी कि 2 - 3, और यहाँ पर अगर हम रखें तो c माइनस ए यानी कि 3 - 1। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। ये कितना आ गया? -1 आ गया। ये कितना आ गया? 2 आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे वैल्यूज पुट करके और ऑप्शन की हेल्प से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से हमें बताना है कि क्या वैल्यूज आएंगी अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो हर एक टर्म को एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है कोसिकेंट और 2910 डिग्री। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? 90 से भाग कर लें इसको। जब आप इसको 90 से भाग करोगे तो 90 तिया 270, कितना बच गया? 21 बच गया, 210 हो गया, फिर 90 दूनी 180, तो कितना बच गया? अभी 30 बच गया। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। दूसरी जो टर्म है, ठीक है, ये है हमारे पास सीकेंट 4260। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अभी इसे हम लिख सकते हैं सीकेंट 90 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो कितने पर जाएगा? 9 × 5 = 45, 4 पर जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 पर जाएगा 360, कितना बच गया? अभी 66 बच गया, 660 हो गया। फिर कितने पर जाएगा? 7 पर जाएगा, तो कितना बच गया? 30 बच गया यहाँ से भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है 10 और 2565 डिग्री। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं? जब आप इसे 90 से भाग करोगे तो कितने पर जाएगा बताइए? 3 पर तो जाएगा नहीं, 2 पर ही जाएगा। ठीक है, कितना? 180, कितना बच गया? 76 बच गया। फिर किस पर जाएगा? फिर 8 पर जाएगा, तो 2 पर और फिर 8 पर, कितना बच गया? अभी 45 बच गया इस बार। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है कॉट 1755 डिग्री। ठीक है, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कॉट 90 से जब आप इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? अभी पहले 1 पर ही जाएगा। ठीक है, 1 पर गया तो कितना बच गया? 855 रह गया। फिर आप 9 पर सोल्व करोगे तो कितना रह गया? 45 रह गया, तो यहाँ पर भी 45 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर 90 का इवन मल्टीपल होता है तो ये चेंज नहीं होता, और 90 का अगर ऑड मल्टीपल होता है तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये कोसिकेंट 30 ही रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? कोसिकेंट 30। यहाँ पर ऑड मल्टीपल है तो सीकेंट जो है वो कोसिकेंट में बदल जाएगा, तो ये भी क्या आएगा? ये भी कोसिकेंट 30 आ जाएगा। यहाँ पर इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, तो ये किस में ही रहेगा? ये 1045 ही रहेगा। यहाँ पर ऑड मल्टीपल है तो कॉट जो है वो 10 में बदल जाएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये 1045 के बराबर आएगी। इसके बाद हमें ये भी देखना होता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, और उसके हिसाब से हमें इनका साइन भी चेक करना होता है। तो अगर हम इनका क्वाड्रेंट चेक करें तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? इसको 4 से भाग करना होता है। अब जैसे इसको आपने 4 से भाग करा तो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अब 0 यहां पर आ गया और उससे आगे आप ऐड कर रहे हैं। 0 से आगे चलने का मतलब है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। यहां पर जब आप सोल्व करेंगे तो इसको जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 से आगे, 3 से प्लस कर रहे हैं तो 3 से आगे, 3 का मतलब है रिमाइंडर 3 आने का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, उससे आगे जा रहे हैं यानी कि फोर्थ में जा रहे हैं। क्या फोर्थ में सीकेंट जो है वो क्या पॉजिटिव होता है? बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो यही आएगा। इसके बाद इसको 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 से आगे चलोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव ही होते हैं। इसको अगर आप 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा। अब जब यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा, इसका मतलब हम तीसरे क्वाड्रेंट से आगे जा रहे हैं, यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू जो है हमारी माइनस में आएगी। क्लियर है? अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे
तो अब हम ये सारी वैल्यूज जो है इन सभी को ऐड करना था, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, कोसिकेंट 30 जो होता है वो 2 होता है, फिर कोसिकेंट 30 2 होता है, 10 45 1 होता है, और माइनस में 10 45, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखिए किसी एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर एरोप्लेन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है ये हमें गिवन है कितना, 60 डिग्री। इसके बाद आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। देखिए 30 सेकंड उड़ने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हुआ है तो यहाँ पर ये जो एरोप्लेन है ये किधर जा रहा है, अगर इधर जाएगा, मान लो ये यहाँ पर आ गया, तो अब तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा 60 से भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरोप्लेन है ये इधर जा रहा है, ठीक है, और यहां से जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन इसका देखोगे अब, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री। क्लियर है? यहां से यहां तक ये सेम ही होगा क्योंकि ये पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या गिवन है, या थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए इधर इसको हम यहीं तक रख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ये है हमारे पास, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है 30 डिग्री। क्लियर? अब हमें क्या गिवन है, ये जो एरोप्लेन है ये 4500 मीटर की हाइट पर जो है ये फ्लाई कर रहा था, ये हमें गिवन है, यानी कि ये जो है ये 4500 मीटर है। ठीक है, ये जो है ये कितना है, ये 4500 मीटर है। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, इसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कवर हुई है 30 सेकंड में। अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है तो हम बता देंगे भी, स्पीड भी बता देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये उतनी ही है जितनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई। कैसे होगा इधर ध्यान दें सभी। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है। जब यहाँ 60 डिग्री होता है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है। अगर √3 की वैल्यू 4500 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 4500 बटा √3। उसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1500 √3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 1500 √3 आ गई। अब अगर हम बड़ी ट्रायंगल देखें बी सी ई, इस वाली ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एंगल जो है वो 30 डिग्री है। जब यहाँ 30 डिग्री होता है तो ये होता है √3, ये होता है 1। अगर एक की वैल्यू 4500 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 4500 √3 मीटर। अब अगर मैं इसमें से इसे घटा देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये 3000 √3 मीटर आ जाएगा। और यही इसके बराबर होगा तो ये भी कितना आ गया, ये भी 3000 √3 मीटर आ गया। अब अगर आपको यहां से स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस है 3000 √3 और बटे टाइम कितना है भी 30। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 100 √3 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी में जो AB है ये 20 दे रखा है, जो BC है ये 7 दे रखा है, और जो CA है ये 15 दे रखा है। इसके बाद साइड BC इज प्रोड्यूस्ड, इसको आगे बढ़ाया गया पॉइंट D तक। ठीक है, DAB यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर है, DCA, इस एंगल के बराबर है। ठीक है, DC इज इक्वल टू x मान लेते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन है तो कैसे होगा, देखिए इधर सभी। देखिए यहां पर ये जो ट्रायंगल है ABD, ये जो बड़े वाली ट्रायंगल है, और दूसरी ये जो ACD ये छोटे वाली ट्रायंगल है। ठीक है, एक तो ये कंप्लीट जो ट्रायंगल है और दूसरा ये जो राइट साइड में इधर जो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला जो एंगल है कॉमन हो गया अभी, तो तीसरा भी बराबर होगा। अगर दो बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती हैं, संगत भुजाएं एक समान अनुपात में होती हैं। तो यहाँ से अगर हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लिखें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सेम एंगल के सामने वाली साइड।
क्लियर है? तो देखिए जो हमें कैलकुलेट करना है पहले मैं उसे ही लिख लेता हूं। जैसे हमें x बताना है तो छोटी ट्रायंगल में इसके सामने x है, बड़ी ट्रायंगल में इस एंगल के सामने क्या है, AD है, बराबर। इसके बाद ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें इस एंगल के सामने क्या है, 15 है, या इस एंगल के सामने क्या है, AD है, ठीक है। और इसमें इस वाले एंगल के सामने क्या है, 7 + x है। दूसरा इस एंगल के सामने 15 है और इसमें इस एंगल के सामने क्या है, 20 है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, इसकी जो रेशियो है ये कितनी आ गई भी, ये आ गई हमारे पास 5 × 15 5 × 20, तो ये 3/4 आ गया। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों से तो मेरे पास AD² आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहां से सोल्व करता हूं तो यहां से मेरे पास AD आ जाएगा, फिर हम उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां से AD² लिखूं तो यहां से AD² जो है ये किसके बराबर है, x × 7 + x के बराबर। और अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं तो यहां से AD जो है ये किसके बराबर आएगा, x/AD = 3/4 आ जाएगा यहां से, क्लियर है। तो यहां से अगर हम AD की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3AD = 4x और AD = 4/3x। तो अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4/3x का स्क्वायर यानी कि 16/9x² आ जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप इसे सोल्व कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू भी AD² है और ये वैल्यू भी AD² है, दोनों AD² के बराबर है, ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो 9 × 7 63 + 9x = 16x। तो यहां से 7x = 63 और x = 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें बताना है कि जो एंगल AOB है वो क्या होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है भी, ये एक बार डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम क्या है, ठीक है। इसमें ये जो पॉइंट है ये है A, ये जो पॉइंट है ये है B, ये जो पॉइंट है ये है C और ये जो पॉइंट है ये है D, ठीक है। इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं भी, इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं इधर, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये O है, OAOB ये हमें कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है, हमें गिवन है AB और BC बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है। फिर हमें गिवन है AD और DC बराबर है, AD और DC बराबर है। फिर हमें गिवन है कि CAD 46 डिग्री है, CAD ये हमारा गिवन है 46 डिग्री है। और हमें AOB की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए देखिए ध्यान से, इधर ध्यान दें। तो इतना डाटा हमें गिवन है। अब अगर हम इससे आगे इसको सोल्व करते हैं तो कैसे होगा, देखिए इधर देखिए, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, आर्क CD, इस आर्क से सरकमफ्रेंस पर एक एंगल बना हुआ है 46। इसी आर्क से ये भी सरकमफ्रेंस पर ही बना हुआ है, तो ये कितना होगा, ये भी 46 ही होगा। किसी सेम आर्क से वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल ADC आप देख रहे हैं, इसमें ये साइड और ये साइड बराबर हैं, तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो इसके सामने अगर 46 है तो इसके सामने ये भी क्या होगा, ये भी 46 होगा, क्लियर है। अगर ये 46 और ये 46 तो फिर तो आप तीसरा भी बता सकते हो कितना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर इनका सम 92 आ गया तो फिर ये कितना होगा, ये 88 आएगा। अगर ये 88 है तो फिर यहां से और यहां तक ये कंप्लीट कितना होगा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें विपरीत कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 88 है तो ये कितना होगा, 92 होगा, जिसमें से ये 46 है तो फिर ये कितना रह गया, ये भी 46 ही रह गया, क्लियर है। इसके बाद देखिए, अब यहां पर ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें ये एंगल 92 है और ये साइड बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। अब अगर ये 92 है तो इनका सम 88 होगा, तो जिसमें से ये 44 होगा और ये भी कितना होगा, 44 होगा। अब ये जो ट्रायंगल AOB है इसमें दो एंगल आपको पता चल चुके हैं, 44 और 46, इनका सम 90 है, तो जो तीसरा बच गया वो भी कितना ही होगा, वो भी 90 ही होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर in the given figure the length of arc AB is equal to 3 times the radius of the circle, ठीक है। then find the area of sector, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, यहाँ पर ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ है 3r के बराबर ही है, ये भी r है ये भी r है, ठीक है। और ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का जो एरिया है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं सेक्टर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ये होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इसके बराबर होता है। क्लियर है। और जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क जो है ये किसके बराबर होती है? अभी इसको इधर लिख लेते हैं, पहले लेंथ ऑफ आर्क को ही लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है ये होती है 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। क्लियर। लेंथ ऑफ आर्क जो है ये हमें 3r दे रखी है, तो ये किसके बराबर आ गई? 2 पाई आर थीटा और डिवाइड बाय 360 डिग्री। देखिए लेंथ ऑफ आर्क के लिए एक और फॉर्मूला होता है, सिर्फ यही नहीं होता, L इज इक्वल टू आर थीटा भी होता है, उसमें थीटा रेडियंस में होता है, इसमें थीटा डिग्रीज में होता है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा? देखिए r से जो है r हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 3 गुना 360 और बटे 2 पाई, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री होता है। जब आप यहाँ पर थीटा की जगह पर वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है अभी? 3 गुना 360 बटे 2 पाई, ये थीटा की वैल्यू है, और डिवाइड किससे करना है अभी? 360 डिग्री से डिवाइड कर देना है। ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 360 से 360, 3/2 कितना होता है? 1.5, और आर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर्स ए बी सी डी ई ड्यूरिंग द 6 months of 2018, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी इन जनवरी, अप्रैल एंड जून। डीलर बी जो है इसने जनवरी, अप्रैल और जून में, ठीक है, तो पहले हम इन्हें देख लेते हैं भी कितना आएगा। 600 तो ये हो गया भी, इधर 600 और 600 कितना हो गया? टोटल 1800 हो गया। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल 1800। इसके बाद टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर ए एंड डी इन मार्च। डीलर ए एंड डी इन मार्च, ठीक है, मार्च में इन दोनों का कितना है? ये है। तो अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो 7 और 6 13, 1300 तो ये हो गया अभी, और उसके बाद 50 ही हो गया, तो 1350। तो हमें इन दोनों की रेशो कैलकुलेट करनी थी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 से तो 0 कैंसिल ही हो जाएगी, 9 दूनी 18 0, उसके बाद 9 से 15 और 5 चौक 20 और 5 3 15, तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया अभी? 4:3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2018 में इफ द सेल्स ऑफ द कार्स बाय द डीलर डी, ठीक है, increases by the same percentage as is June 2018 over its previous month, then what is the number of cars sold by D in July 2018। देखिए आपको इसमें ये बताया गया कि जो डीलर डी है उसने जुलाई में जो नंबर ऑफ कार्स जो सेल की हैं उसमें उतना ही इंक्रीमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर से जितना कि जून में प्रीवियस मंथ से हुआ है। ठीक है, जैसे जून में अगर हम देखें तो जून में 780 है और पहले कितनी थी? पहले थी 600। तो अगर हम 600 से अगर हम 780 देखें तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 180 का डिवाइड बाय 600 और गुना में 100, तो कितना आ गया? 30% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जुलाई में भी इतना ही हुआ है, जून से जुलाई में भी इतना ही हुआ है। तो अगर हम जुलाई का कैलकुलेट करें तो जुलाई का कितना आएगा अभी? 780 से 30% अगर बढ़ा दोगे तो 130% हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 13 8 104, 10 बच गया, 13 से 91 और 10 101। ठीक है, या फिर आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 4 1 में ही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी एक टोकरी में 3 नीली और 4 लाल गेंदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं और 4 जो है वो रेड है। इसमें से 3 गेंदें निकाली गई, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 आर आइदर ब्लू और रेड, ये आपको बताना है। देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर हम निकालें, टोटल 7 है, 7 में से 3 निकालनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ये। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 7 गुना 6 गुना 5 और बटे 4 फैक्टोरियल आएगा, उससे 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 35 आ गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 35 है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं, आइदर ब्लू और रेड, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम एम से डिनोट कर लेते हैं, तो या तो ब्लू होनी चाहिए या फिर रेड होनी चाहिए। देखिए 3 ब्लू कैसे निकल सकती हैं? 3C3 से, या फिर तीनों रेड कैसे निकल सकती हैं? 4C3 से। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, ये जो 3C3 है, ये जो NCN होता है ये तो 1 होता है। क्लियर, प्लस में अगर आप इसे सोल्व करेंगे
तो एन सी 4C3 जो है वो 4C1 के बराबर होगा, क्योंकि NCR NCN माइनस आर के बराबर होता है, तो ये 4C1 के बराबर होगा, और 4C1 कितना होता है 4 होता है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। या फिर आप फॉर्मूले को डिटेल में सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये कितना आ जाएगा 5/35 आ जाएगा, और अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 1/7 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर the sum of the digits of the least number which when divided by 36 this leaves remainder this। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए हमें गिवन है कि 36 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 16। क्या आप बता सकते हैं 9 से भाग देने पर कितना आएगा? तो इसको सीधा 9 से भाग कर दो, 9 एकम 9 कितना बच गया 7 आ गया। 9 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर, इसका मतलब डिजिटल सम 7 है। डिजिटल सम क्या होता है? 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। इधर 7 और 1 8 आएगा, ये नहीं है। इधर 5 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 7 आएगा, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर आफ्टर allowing a discount of 10% on the MRP of an article it is sold for ₹360। तो 10% डिस्काउंट के बाद इसे इतने रुपए में बेचा गया है। आपको बताना है कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाए, 25% का प्रॉफिट हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए ये जो 360 रुपए है ये हमारे पास क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। 10% का डिस्काउंट है, तो यहाँ से ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई भी? ये हमारे पास MRP आ गया। अब अगर डिस्काउंट नहीं देना चाह रहा तो ये जो MRP है यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब ये सेलिंग प्राइस है और 25% का प्रॉफिट है, तो CP कैसे आ जाएगा? 100/125। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व कर देंगे तो यहां से आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, कितना आएगा देखिए, इसका ये 4 गुना है। इधर अगर हम करें थे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 5 से अगर हम इसको करें तो 20, और 4 चौक 16 और दूनी 32, 320 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर In an election between two candidates, 10% of the voters did not cast their vote। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। जिन्होंने मत डाले हैं उनमें से 10% जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए, अवैध मत घोषित कर दिए गए। अब जो विनर है उसे वैलिड वोट्स का 54% मिला है और वो 1620 वोटों से जीता है। तो आपको बताना है टोटल वोट्स कितने हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं टोटल वोट है ये, इनमें से 10% ने वोट नहीं डाले तो 90 ने डाले होंगे, तो इतनों ने वोट डाल दिए। अब जिन्होंने वोट डाले उनमें से 10% इनवैलिड है तो 90% वैलिड है, तो इसका 90% जो है ये वैलिड आ गए। अब जो वैलिड है उसका 54% विनर को मिला है। अगर विनर को 54% मिला है तो लूजर को 46% मिला होगा, क्योंकि परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 होती है। तो अगर एक को विनर को अगर 54% मिला तो लूजर को 46%, यानी कि विनर को 8% वोट ज्यादा मिले हैं। और वही किसके बराबर दे रखा है? इसका जो 8% है वही किसके बराबर दे रखा है? 1620 वोटों के बराबर दे रखा है। यहां से अगर हम सोल्व कर दें तो यहां से हमारे पास टोटल वोट आ जाएंगे। कितने आएंगे देखते हैं। भी 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 से अगर करें, 9 एकम 9, 9 72 और 0, फिर अगर हम 9 से कर दें तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 4 से कर दें तो 2, 4 से कर दें तो 5, और 2 से कर दें तो 50। तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 25,000 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में सोल्व नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते थे, तो आपका तुरंत आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ये क्वेश्चन देखते हैं भी क्या क्वेश्चन है। इधर देखिए सभी, तो यहां पर आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हमें ये इस तरीके से आपस में इक्वल गिवन है तो यहां से आप ये काम कर सकते हैं कि इन तीनों को आपस में बराबर रख के 3 के बराबर रख दें, और इन तीनों को आपस में बराबर रख के 4 के बराबर रख दें। जब ये आप वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो ये 3/4 जो हमें गिवन था वही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर मीन प्रोपोर्शनल बताना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना होता है, तो मीन प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो करते हैं भी 6 - 2√2, और इधर कितना है भी? इधर है 9 + 3√2। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से आपका मीन प्रोपोर्शनल जो है ये आपका आ जाएगा। करते हैं भी सोल्व, कितना आएगा देखिए। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें, 2 आएगा भी कॉमन, तो ठीक है 2 अगर कॉमन निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 3 - √2 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन निकाल लें तो 3 + √2 आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 × 3 से कितना आ गया अभी? 6 आ गया, 2 × 3 से, और बाकी a - b × a + b, a² - b²। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा?
ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 2, तो ये कितना आ गया 7 आ गया। तो 6 गुना 7 42, तो रूट 42 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर एक लड़की है जो कि 30 किलोमीटर 15 की स्पीड से और 20 किलोमीटर 10 की स्पीड से एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए एवरेज स्पीड जो है वो आप जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी कवर हुई है, 30 और 20 किलोमीटर यानी कि 50 किलोमीटर कवर हुआ है। टोटल टाइम अगर हम देखें तो 30 किलोमीटर जो है वो 15 की स्पीड से कवर हुआ है यानी कि 2 घंटे, तो ये लग गए, और 20 किलोमीटर 10 की स्पीड से कवर हुआ है यानी कि 2 घंटे ये लग गए। इसका मतलब 50 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में कवर हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा अभी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है। एवरेज स्पीड जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर यहां पर हमें गिवन है ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट to both the circles in the given figure, find the distance between the centers of the two circles। ठीक है, यानी कि हमें CD की वैल्यू बतानी है। तो कैसे होगा, देखिए यहां पर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होती है, यहां पर भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इधर ये 8 है ये 5 है, तो अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो CE जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CE जो होगा वो किसके बराबर होगा, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास √89 आ जाएगी। क्लियर? CE जो है ये √89 आ चुका है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √89। इसके बाद और ध्यान दें, यहां पर ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये एंगल इसके बराबर ये इसके बराबर, तो फिर तो जो तीसरा है वो भी आपस में बराबर ही होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है, सेम एंगल के सामने वाली साइड्स होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्लियर है? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में होंगी। अब उसे यूज करके, सिमिलैरिटी को यूज करके हम यहाँ से DE जो है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम DE कैलकुलेट कर लें तो फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास CD आ जाएगा, यही हमें कैलकुलेट करना था। DE कहां पर है अभी, देखिए इस एंगल के सामने है DE डिवाइड बाय इस एंगल के सामने है √89। ठीक है, बराबर, इसके बाद इस एंगल के सामने है 12 और इस एंगल के सामने है 8। ठीक है, तो 12/8 यानी कि 4 × 12 और 4 दूनी 8, ये आ गया। तो यहां से अगर हम DE कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 3/2 √89 आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें CE कैलकुलेट करना है, सॉरी CD कैलकुलेट करना है, जो कि CE प्लस ED के बराबर होगा। CE जो है ये तो √89 है, अगर हम इसमें जोड़ दें 3/2 √89 तो ये हमारा कितना आ जाएगा, √89 कॉमन आ गया यानी कि 5/2 और √89 ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए √89 को अगर आप सोल्व करें, आपको पता है √81 जो होता है वो 9 होता है, तो ये जो वैल्यू है ये 9 से थोड़ी ज्यादा आएगी, 9 से थोड़ी ज्यादा आएगी। अगर आप इसको 9 भी माने तो 9 × 5 = 45, 45/2 करोगे तो कितना आएगा, 22.5 आएगा। तो वैल्यू जो है वो 22.5 से थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। तो 22.5 से थोड़ी ज्यादा कौन सी है अभी, 23.58, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस एंड दिस which when divided by 341 leaves remainder 5 in each case। देखिए हमें गिवन है कि 341 से भाग देने पर क्वोशेंट कुछ भी आए लेकिन रिमाइंडर 5 आना चाहिए। क्या आप ये नंबर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगा, 341 गुना Q और प्लस में 5। अब बस हमें यहाँ पर Q की वैल्यू रखनी है और वो इस तरीके से रखनी है ताकि जो नंबर आए वो 1000 से 2000 के बीच में आए। क्लियर है? 1000 से और 2000 के बीच। ठीक है, इस रेंज में नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या रखें भी, अगर आप 2 रखोगे, अगर आप मतलब 1 रखोगे कम रह जाएगा, 1000 से 2 रखोगे तब भी कम रह जाएगा। 3 अगर आप रखते हैं तो देखते हैं भी कितना आएगा, ये आ जाएगा 3, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 3 और 1 10, तो 1000 से ज्यादा आ गया। तो Q की वैल्यू आप यहाँ पर 3 रख सकते हैं, 4 रखोगे तब भी आ जाएगा, 5 अगर आप रखोगे तब भी आ जाएगा। अगर आप 6 रखते हैं तो ये फिर 2000 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो 3 वैल्यूज जो है वो इसकी पॉसिबल है। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर बेस ऑफ ए पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया and the length of each slant edge of pyramid is 5 cm, find its lateral surface area।
देखिए बेस में जो है, बेस में क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बाकी जो तीनों फेसेस हैं, बाकी जो तीनों फेसेस हैं, जैसे ये हमारे पास एक फेस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक फेस हो गया, और एक ये हमारे पास फेस हो गया। तो बाकी जो तीनों फेस हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास बेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बाकी ये तीनों फेसेस हमारे पास हो गए, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है बेस एरिया, इसका जो एरिया है ये हमें गिवन है, ठीक है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लंट एज गिवन है, स्लंट एज ये होती है भी 5, ये 5, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया बताना है। देखिए पिरामिड का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है भी, ये होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लंट हाइट। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर के लिए हमें साइड चाहिए, साइड कैसे आएगी, एरिया हमें दे रखा है। तो देखिए एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a स्क्वायर बराबर 16√3, √3 से √3 a स्क्वायर बराबर 64, a बराबर 8। तो साइड 8 आ चुकी है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 24 और गुना में। अब बस हमें स्लंट हाइट चाहिए। स्लंट हाइट कैसे आएगी, देखिए पिरामिड की जो स्लंट हाइट होती है, वो जो इसके फेसेस होती हैं उनकी जो हाइट होती है वही पिरामिड की स्लंट हाइट होती है। यानी कि यहां से लेकर और यहां तक ये जो है, ये क्या है, ये पिरामिड की स्लंट हाइट है। क्लियर है। अब देखिए आप ये जानते हैं कि यहां पर ये क्या बनेगी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। ये अभी हमने कैलकुलेट करा 8 है, तो इसमें से ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब अगर ये 4 है, ये 5 है, तो फिर ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से 3 आ जाएगा। ट्रिपलेट आप जानती हैं 3 4 5, तो यहाँ पर अगर हम 3 रख दें तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर what is the least number that should be added to the product to make it a perfect square। देखिए किन्हीं भी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो उससे एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है। यहां पर जो हमें गिवन है 11 × 12 × 13 × 14, ये क्या है, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, 4 क्रमागत। तो किन्हीं भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भी। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है -4 और 3, और इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है अलोंग x = -2। इसके अलोंग हमें इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है। तो कैसे करना है भी सुनिए। अगर आपको अलोंग x = -2 दे रखा है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसे चेक करो, वो यहां से कैसे आएगा। अगर आप इसमें -2 कर दे, अगर आप इसमें से 2 घटाते हैं तभी तो आएगा ये। तो अगर आप इसमें से 2 घटाते हैं तब ये आएगा। तो अब आप इसमें वो 2 ऐड कर दें तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, और जब आप इसमें 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये y कोऑर्डिनेट सेम रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा भी। क्लियर है। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। इसमें से जो घटाने पर ये आया है उतना ही उधर जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर एवरेज ऑफ 25 consecutive odd numbers is 55, the highest of the numbers is। देखिए अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं, आप जानते हैं ग्रेटेस्ट नंबर एवरेज से बड़ा होगा, और कितना बड़ा होता है, इवन नंबर के केस में n-1 इतना बड़ा होता है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू रख दें तो एवरेज जो है वो हमें दे रखी है 55, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे भी, n-1 यानी कि 25 - 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 55 + 24, और ये कितना आ जाएगा भी, 79 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो एवरेज में से हम इतना ही घटा देंगे, तो एवरेज माइनस n-1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।